योगिता नाम था, लेकिन गुड़िया गुड़िया नाम से प्रचलित। गुड़िया तो गुड़िया जैसी होनी चाहिए ना, लेकिन क्या थी, क्या कहा जाए। षड्यंत्र रचने वाली, कुचक्रों को तैयार करने वाली, तय ये हुआ कि विनय जी की और गुड़िया जी की शादी की जाए। और इसके लिए निर्धारित किया गया रांची के अपर बाजार में मौजूद मारवाड़ी ब्राह्मण धर्मशाला। शादी की तैयारी हो गई। उस परिवार ने पूरा दबाव डालकर वहां शादी करवा दिया। 19 अप्रैल 1993 को उन लोगों की शादी होती है और शादी सादे समारोह में होती है। वर वधू मतलब विनय जी और गुड़िया बैठे हुए हैं स्टेज पर जहां शादी होनी है। हम लोग सारे, पिताजी भी, हम लोग सब स्टेज के आगे नीचे बैठे हुए हैं। दरी बिछा हुआ है वहां पर और हम लोग बैठे हुए हैं। उसी बीच मेरे भाभी के भाई लोग, उनके रिश्तेदार लोग प्लेट में कुछ कुछ लेके घूम रहे हैं लोगों को खिलाने के लिए। मेरे पिताजी के पास भी आया उनका मंझला भाई मनीष, जिसका नाम था। पिताजी ने मना कर दिया कि मैं ये सब नहीं खाता हूँ। उसके बाद फिर वो वहां से चला गया और उसी बीच मुझे लघुशंका आई, बाथरूम आया। मैं वहां से उठकर गलियारे में गया ढूंढता हुआ बाथरूम किधर है। और एक जगह पर, पता नहीं वो किचन था, रसोई था या क्या था, वहां पर कहीं पान तैयार हो रहा है, कहीं सुपारियां इकट्ठा की जा रही हैं लोगों के बीच बांटने के लिए। उसी बीच मैं देख रहा हूँ वो लोग अपनी थोड़ा मारवाड़ी टोन में, मारवाड़ी भाषा में, ये बोलो अंकल को दोगो, ऐसा करके कुछ बात हो रही है। मतलब ये वाला अंकल को देना, अंकल को देना है ये वाला। अब उस समय मेरी उम्र कितनी, 13 साल भी नहीं हुई थी पूरी। मैं भी उधर से गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, जाके बाथरूम होकर मैं आ गया। उसके बाद पिताजी के बगल में मैं बैठ गया। फिर मेरी तथाकथित भाभी का वही भाई, मंझला भाई, हाथ में थाली लिए हुए प्लेट लेकर घूमने लगा सबके बीच। कुछ सुपारी का हिस्सा उसने किनारे कर रखा था और उसके बाद मेरे पिताजी के पास आया और मेरे पिताजी की तरफ फिर बढ़ाया प्लेट उसने कि अंकल जी ले लो। तो पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, हम नहीं खाते हैं ये सब। तो उसने अपने हाथ से उठा कर दिया कि अंकल ये लीजिए ना, ये मीठी सुपारी है, मीठी सुपारी। वो तो बाद में पता चला ना मुझे कि वो मीठी सुपारी के नाम पर क्या था, लेकिन जबरदस्ती पिताजी नहीं लेना चाह रहे थे, जबरदस्ती उनको दिया, ये लीजिए खाइए। और पिताजी ने भी उसका मन रखने के लिए उसको लिया और मुंह में डाल लिया। सामान्य सी बात थी। और लोग जैसे सुपारी खा रहे थे वैसे पिताजी ने भी मुंह में डाल लिया। और पिताजी ने मुंह में डाला, उसके मुश्किल से 1 या 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे, पिताजी का पूरा शरीर पसीने से गीला होने लगा, पिताजी को चक्कर आने लगा और पिताजी कांपने लगे, एकदम चक्कर सा आने लगा। ऐसा लगा कि वो गिर जाएंगे। तो उनको संभालने लगे हम लोग। फिर किसी ने कहा कि अच्छा सुपारी का बीज खा लिए होंगे इसलिए चक्कर आया होगा, वो कभी नहीं खाए हैं इसलिए आया होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। वो सामान्य सुपारी नहीं थी, उसमें ऐसा कुछ किया गया था जिसने मेरे पिताजी को चक्कर लाकर उनके पूरे परिवार को चकरा दिया, खानदान को चक्कर दिलाकर खत्म कर दिया। और उसके बाद मेरे पिताजी में वो परिवर्तन आया जैसे लगा कि मेरी भाभी और उनका परिवार वाले ही लोग जो कहेंगे वो सत्य है। पिताजी के कारण मजबूरी में मां को भी उनकी बातें माननी पड़ती थी। खैर ये घटना हो गई, शादी हो गई जी, शादी 19 अप्रैल को शादी हो गई। अगले दिन 20 अप्रैल को गुरु नानक स्कूल में मेरा रिजल्ट आना था। मैं अपनी माँ के साथ गया था रिजल्ट लेने। हमारी क्लास टीचर उस समय हुआ करती थी उग्गल मैडम, रंजना उग्गल, लालपुर में उनका घर था। रंजना उग्गल मैडम ने हमें देखा, मुझे और मेरी माँ को, और बहुत जोर से भड़की, विवेक फेल हो गया है, ऐसे कहा था उन्होंने। धक से लगा मेरे सीने पर।
मैं कभी फेल नहीं हुआ था, पहली बार फेल हो गया है। और मेरी माँ से बोली, मैडम इतना तेज लड़का फेल कैसे हो गया, और वो भी देखिए हिंदी में फेल हुआ है, अपना भाषा में फेल। मतलब अब सोचिए क्या, किस तरीके से मैडम ने कहा। मैडम को खुद भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं फेल हो गया, और मैडम बहुत गुस्से में थी कि विवेक जैसा लड़का फेल हो गया, वो भी हिंदी में, और सब सब्जेक्ट में पास हो गया, हिंदी में फेल हो गया। हिंदी उनका खुद का अपना सब्जेक्ट था, वो हिंदी पढ़ाती थी। वो दुखी भी थी, मेरी माँ भी, माँ को बहुत धक्का लगा था, मुझे रुलाई आ गई। लेकिन फेल होने का कारण तो अभी मैंने बताया, घर का तांडव। 20 तारीख को रिजल्ट लिया हमने, 22 तारीख को स्कूल खुलना था, और मैडम ने कहा कि ये तो फेल हो गया, क्लास 8 में ही रहेगा। अब अगर ये वादा करता है, प्रॉमिस करता है, तो 9 के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो माँ ने कहा ठीक है, हम लोग सोच के बताएंगे। हम लोग घर आ गए। पूरा दिन, पूरा समय खराब रहा, और हमारे घर पर एक कमरे में, कोने के कमरे में मेरा वही भाई और वो भाभी सुबह से लेकर रात तक, ये सिलसिला कई महीनों तक रहता था। वो लोग घर में ही दुबके रहते थे, कमरे में दुबके रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं। मेरे पिताजी, जो मेरी पत्नी और मेरे को आपस में बात करते हुए देखना पसंद नहीं करते थे, वो उस समय एक शब्द नहीं बोलते थे। तो खैर, 19 को शादी, 20 अप्रैल को मेरा रिजल्ट जिसमें मैं फेल हो गया, और 21 अप्रैल अगला दिन, जो 21 अप्रैल था हम लोग के जीवन का बहुत भारी दिन था। दिन तो उसके पहले भी भारी बीते थे, लेकिन 21 अप्रैल को इतना भारी दिन, अचानक मेरे पिताजी के पेट में भयंकर दर्द उठा, भयंकर दर्द उठा। तड़पने लगे, जैसे पानी से किसी मछली को निकाल दिया जाए तो कैसे तड़पती है मछली, उस तरीके से तड़प रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, और बुखार, बहुत भयंकर बुखार। आनन फानन में माँ और हम लोग मिलकर उनको RMCH ले गए। आज रिम्स अस्पताल है, पहले RMCH था, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहां ले गए। वहां जांच में पता चला कि पिताजी का अपेंडिक्स फट गया है, अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया है। अपेंडिक्स पेट के दाईं ओर होता है। पिताजी को कभी अपेंडिक्स का प्रॉब्लम हुआ नहीं था, पेट में दर्द तक नहीं हुआ था। अपेंडिक्स तो बर्स्ट तब होता है, फटता तब है, जब आदमी को अपेंडिक्स संबंधी दिक्कत रही हो। धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते कुछ समय में, कुछ सालों में फटता है। लेकिन अचानक 2 दिन पहले, यानी 19 अप्रैल को पिताजी ने अपने बेटे की शादी में हिस्सा लिया, सुपारी खाई, और 2 दिन बाद अचानक उनके साथ ऐसा हुआ, अपेंडिक्स फट गया, जो कि कभी उनको इस तरह की दिक्कत नहीं थी। अब समझ सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्र था। और पिताजी मरते मरते बचे, उनका शरीर तपता था बुखार से। ऐसा लगता था कि कपड़ा जब रखा जाता था गीला करके, उसमें से भाप निकलती थी। और उस समय रिम्स के डॉक्टरों ने, डॉक्टर शीतल मलुआ का नाम लूंगा, उन लोगों ने जो मेहनत की, मेरी माँ एक पांव पर खड़ी रही, और मेरे पिताजी को बचाने के लिए क्या नहीं किया माँ ने। इधर से उधर दौड़ना, दवा लाना है, ये करना है, ये जांच कराना है, जो करना है। हालांकि उसी माँ के मरने के समय, माँ जब बीमार हुई तो पिताजी बस नियम पूरा करते रहे, डॉक्टर के पास दिखा दिए, दवा दिला दिए। लेकिन वही माँ, मेरी माँ, किस तरीके से अपने पति की जान बचाने के लिए छटपट 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 करती रही। और आखिरकार माँ ने पिताजी को मौत के मुंह से खींच लिया। पिताजी अस्पताल में पड़े थे, मर रहे थे, मरने की हालत थी। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स निकाला गया। 21 तारीख को अपेंडिक्स फटा था, 22 से स्कूल खुलना था, सब खत्म। मेरा स्कूल छूट गया। पढ़ाई मेरी उसी समय बंद हो गई, उसी दिन से बंद हो गई। मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया। और आपको बता दूं, आगे की पढ़ाई तो 1 साल बाद मेरी शुरू हुई, लेकिन हाँ, मैं क्लास 8 तक, 8वीं तक मैंने पढ़ाई की है, और उसके बाद सीधे मैंने पढ़ाई की है 10वीं से। 9वीं कक्षा कैसी होती है, 9वीं का चेहरा क्या होता है, वो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, क्योंकि 9वीं की एक भी क्लास मैंने नहीं की है आज तक जीवन में। मेरे
प्यारे भाई भाभी और भाभी के मायके वालों की इतनी अच्छी देन कि मेरा परिवार, मेरे पिताजी मरते मरते बचे। मेरी माँ अगर नहीं होती तो हम लोग सब अनाथ हो गए होते उस समय। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। और आज वही भाई और भाभी मेरे पिताजी के लिए सबसे बड़े हितगर बने हुए हैं। पिताजी की मति मारकर खत्म कर दिया उनको। लेकिन आज और आगे बताऊंगा मैं, मेरी उसी भाभी ने मेरे पिताजी का सर फोड़ने के लिए, जो ईंटा होता है ना जिससे हम लोग घर बनाते हैं, ईंटा उठाकर मेरे पिताजी को दौड़ाई थी वही भाभी कि सर फोड़ देंगे बुढ़े का। और ये तो एक आगे की कहानी में मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। सच्चाई के रास्ते पर मैं चलता रहा। उस समय भी मैं विरोध करता था किस बातों का, उसकी सजा मुझे मिलती रही और आज भी उसका दंड मैं झेल रहा हूँ, भुगत रहा हूँ। मेरे पिताजी आज भी मेरे पिताजी नहीं हैं। वो अपनी बेटी और अपने मंझले बेटा के सबसे प्यारे पिता हैं। अपनी मंझली बहू के डैडी हैं। लेकिन मैं तो बस जो उन लोगों ने कह दिया, मेरे बारे में भी कुछ कह दिया तो वो सही है। अपनी आंखों से देखने के बाद भी मेरे पिताजी ने गलत को सत्य समझा और सत्य को हमेशा झूठा करार दिया। यही कारण है कि आज उनका जीवन भी, जिसको कहते हैं ना तिल तिल कर जीना, वैसे जी रहे हैं। आगे की कहानी मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। लेकिन ये जान लीजिए कि जो षड्यंत्र करते हैं, अब तक तो मैंने यही देखा है कि षड्यंत्र करने वाले ही आगे की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और जो सिद्धांतों पर और सही रास्ते पर चलता आया है वो सबके लिए बुरा होकर अकेला रह गया है। लेकिन हाँ, एक बात की खुशी है, मेरे उसी भाई ने मेरा फ्लैट हड़प लिया दिल्ली का। लेकिन मेरी उसी भाभी और भाई के षड्यंत्र में मेरे पिताजी फंस कर मेरा फ्लैट जब उसने हड़पा तब उसका साथ देने लगे। लेकिन हाँ, सुकून इस बात का है कि मैंने किसी का कुछ छीना नहीं, हड़पा नहीं। ऊपर वाले ने मुझे इस लायक बनाया है कि लोग मुझसे लेते रहे हैं। लोगों को मैंने बस दिया है, किसी का छीना नहीं, भाई का हो या किसी का भी। माँ की कृपा है, माँ काली की दया है कि आज तक मैंने किसी से कुछ छीना नहीं। और माँ की कृपा रहेगी तो आगे भी मैं छीनने वालों में मेरा नाम नहीं लिखा जाएगा। हाँ, देने वालों में मेरा नाम हमेशा रहा है। तो अगले अंक में मैं बताऊंगा आगे क्या हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आगे मैं अपनी कहानी जब बताऊं उसके पहले इन बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या खिलवाड़ किया गया मेरे पिताजी और माँ के जीवन के साथ, मेरे साथ। तो आज इस अंक में बस इतना ही। जल्दी ही मैं मिलूंगा एक अगले अंक में आगे की कहानी के साथ। नमस्कार।